व खैर सलाम। इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज ऑपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का बजट भी पेश कर दिया गया है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा भी नहीं हुआ, जबकि 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ पैकेज का भी ऐलान कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब कोरोना की बात की जाए तो कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल में पंजाब और ख़ास तौर पर लाहौर शहर में नई हिकमत अमली तैयार की गई है। शहर के 9 इलाके शादरा, गुलबर्ग, इकबाल टाउन, डिफेंस समेत दीगर इलाके सील करने का प्लान तैयार किया गया है, लेकिन इन इलाकों को मुकम्मल सील किया जाएगा। गलियां या बाजार बंद होंगे। इन इलाकों में शामिल कारोबारी मराकज़ क्या बंद होंगे या खुले रहेंगे, अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया। ज़िला इंतजामिया ने भी प्लान तैयार कर लिया है, जबकि दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से भी इलाकों को सील करने के हवाले से नफरी तैनाती का प्लान बना लिया गया है। इस मामले पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल बात करेंगे कि लाहौर रेड जोन बन चुका है इस वक्त कोरोना केसेस के हवाले से। कब तक इन इलाकों को सील किया जाएगा, बात करेंगे जी। जब भी कोरोना की बात होती है तो इम्यून सिस्टम की बात होती है कि मुदाफ़ती निज़ाम जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ज़्यादा अगर खुदा न खास्ता आपको कोरोना हो भी जाएगा तो आप उससे सर्वाइव कर जाएंगे, आप बच जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा जो है वो असर नहीं होगा उस वायरस का। आज हमने बात करनी है जी। सारा फारूकी माहिर ग़िज़ाइयात हमारे साथ मौजूद होंगी, जो हमें बताएंगी कि कौन कौन से ऐसे ग़िज़ाएँ हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, और इम्यून बूस्टर्स क्या होते हैं, कौन से ग़िज़ाएँ हो सकती हैं। जी सारा बताइए हमें। जी सिद्रा, आप इम्यून सिस्टम बूस्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो आपके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि आपको रोज़मर्रा में उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन यूज़ करने से या 2 दिन यूज़ करने से उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, हर रोज़ यूज़ करने से ही उसका जो है आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ऐसे फ्रूट जिनके अंदर विटामिन सी मौजूद है आप वो यूज़ करें, जैसे कि कीवी फ्रूट है, पपाया है, आपके पास लेमन है, रेड बेल पेपर आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट जो है आजकल फ्रूट्स आए हुए हैं, सिट्रस फ्रूट्स आए हुए हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स इनके अंदर मौजूद हैं जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करने में एक तो फ़ायदेमंद है, और दूसरा ये कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन कॉज होता है तो उसके अगेंस्ट जो है ये फ़ाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास आ जाती है गार्लिक। गार्लिक के जितने भी फ़ायदे बताए जाएं वो कम है। गार्लिक के अंदर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है आपके विटामिन्स और मिनरल्स भी मौजूद हैं, और दूसरी बात यह है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो गार्लिक को जो है आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि खाने में तो आप उसे यूज़ करते ही हैं, लेकिन आप उसको जो है इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसके 1 या 2 क्लोव्स जो हैं लेके उसको जो है छोटे छोटे पीसेस में काट के आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, यानी कि लंच और डिनर के बाद आप उसको जो है 1-1 क्लोव आप उसका या 2 क्लोव्स उसको जो है क्रश करके उसको निगल लें पानी के साथ, तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसको यूज़ आप इस तरह से करें कि पहले उसको जो है काटने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए या 10 मिनट के लिए जो है उसको हवा लगने दें, ताकि उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद फिर आप उसको जो है स्वॉलो कर लें पानी के साथ। आप उसको जैसे आप मेडिसिन लेते हैं उस तरह से आप उसका इंटेक कर लें। दूसरी बात फिर आ जाती है हमारे पास जिंजर की। जिंजर भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपकी बॉडी में अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ासतौर पे ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वो लोग भी जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ है वो लोग भी जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको किस तरह से यूज़ करना है, आपने इसको सिर्फ इस तरह से करना है कि इसका एक पीस काटना है और उसको आपने पानी के अंदर उबलने के लिए रख देना है। 10 से 15 मिनट तक उसको उबालें और उसको स्ट्रेन कर लें, और वो जो है वाटर आप जो है वो जो कहवा है उसको यूज़ कर लें, वो जो है आप पी लें, और हर रोज़ जो है आप इवनिंग में ये यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है सिनेमन, जिसे दालचीनी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा स्पाइस है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, तो इसका भी इस्तेमाल उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे, आप चाहें तो इसको जो है अपने खाने में यूज़ कर लें, या फिर आप जो आपने जिंजर टी अपनी बनानी है, जो इवनिंग में आप जिंजर टी अपना बनाएंगे, उसी के अंदर आप 1 पिंच जो है सिनेमन भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और उसको आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप योगर्ट का इंटेक कर सकते हैं। दही का इस्तेमाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लंच और डिनर के साथ दही भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है, जो आपके
सेल्स को प्रोटेक्ट करता है एक तो, और दूसरा आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर फ्लेवोनॉइड्स मौजूद हैं, वो फर्मेंटेड नहीं होती। वो ग्रीन टी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करने में बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद हो सकती है। जो फर्मेंटेड ब्लैक टी होती है वो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती जितनी ग्रीन टी होती है। फिर इसके अलावा हमारे पास आ जाता है टर्मरिक, जिसे हल्दी कहते हैं। हल्दी भी जो है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका भी इस्तेमाल उतना ही रखें। इसको आप जो है अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसे जो है रात को सोने से पहले गर्म दूध में या फिर जो नीम गर्म दूध के अंदर जो है आप उसके अंदर इसको ऐड ऑन करके तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पूरी बात जो असल चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपका बैलेंस डाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप वैसे तो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इसके ऊपर इसलिए जो है आ रही हूँ, उसकी रीज़न ये है कि बैलेंस डाइट में जो है आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी तमाम न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन, ये सब के सब आपस में कनेक्टेड हैं। यानी कि अगर एक की किसी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है या 2-3 की डेफिशिएंसी हो जाती है, वो दूसरे को भी इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिशिएंसी साथ साथ होने लग जाती हैं। ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं। तो आपको तमाम के तमाम जो आपके 6 फूड ग्रुप्स हैं, आपके फ़ैट्स हैं, मीट प्रोडक्ट्स हैं, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, आपके सीरियल्स हैं, ये तमाम आपको जो है साथ साथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें कमी पेशी ना करें, ख़ासतौर पे आजकल तो बिल्कुल भी ना करें, जबकि आपके इम्यून सिस्टम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा फारूकी, आप हमारे साथ मौजूद रही और अपने इम्यून सिस्टम को किस तरह से बूस्ट अप करना है आपने बता दिया जी। पपाया का इस्तेमाल करें, कीवी खाएं, लेमन का इस्तेमाल करें, और ख़ास तौर पर अदरक और जो साथ में दालचीनी का कहवा बताया है वो यकीनी तौर पर बहुत अच्छा है। मैं भी रूटीन में यूज़ करती हूँ अदरक, दालचीनी और थोड़ी सी पत्ती डाल के कहवा बनाएं, आपको मज़ा भी आएगा वो पीने का, और साथ साथ जो है वो आपका सिस्टम भी बूस्ट अप हो जाएगा। मज़ीद भी हमने इस पर बात करनी है, यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। लॉकडाउन में नरमी के बाद लाहौर शहर में कोरोना की केसेस की तादाद में होशरुबा इजाफा देखने में आया है। साथ ही साथ अमवात की शरह में भी बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, जो आइंदा मजीद भी बढ़ सकती हैं। केसेस और अमवात के एदाद शुमार की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर के 932 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना में मुब्तला मरीजों की तादाद 27,361 तक जा पहुंची है। इसी तरह पंजाब की सूरत हाल की बात की जाए तो कोरोना केसेस की तादाद पर मजीद गंभीर दिखाई देती है। पंजाब में केसेस की तादाद 55,878 हो गई है, जबकि 1,031 अफराद अब तक मौत के मुंह में जा चुके हैं। शहर के अस्पतालों में सूरत हाल पर बात करें तो इस वक्त में अस्पताल में 270, PKLI में 93, जिना अस्पताल में 84, लाहौर जनरल अस्पताल में 50, जबकि चिल्ड्रन अस्पताल में 4 मरीज से इलाज है। नाज़रीन, हुकूमत और मीडिया की जानिब से बार बार एहतियाती तदाबीर अपनाने की तलकीन की जा रही है कि मास्क पहने, अफरादी फासला रखें, हाथ धोएं, खुद को साफ रखें तो आप कोरोना से यकीनी तौर पर बच सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ एक बार दोबारा से जा रहे हैं। ऐसे लाहौर के तमाम इलाके जहां पर कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा। पुलिस ने तैयारी कर ली है, ज़िला इंतज़ामिया ने तैयारी कर ली है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि कौन कौन से इलाके हैं और उन इलाकों को क्या मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा या फिर उनकी कुछ गलियों को, कुछ बाज़ारों को बंद किया जाएगा। वहाँ पर जो कारोबारी सरगर्मियाँ रूटीन में जारी रहती हैं उनका क्या बनेगा, इस हवाले से भी अभी कोई भी बात सामने नहीं आई। तमाम मामला से हमने बात करनी है, मेरे साथ स्पेशल गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर सेहत साहिबा की जानिब से क्या कहा गया है पहले वो देखते हैं। लाहौर, जिस तरह मैं आपको पहले दिन से बता रही थी, हमारा एपी सेंटर है। आज के दिन में 26,487 केसेस हैं। लाहौर शहर के अंदर देखा है कि जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा इंसिडेंट्स है उनके लिए एक डिफरेंट तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। कल 12 बजे के बाद ये सारे इलाके जो हैं इनको बहुत हद तक बंद कर दिया जाएगा। कुछ इलाके शादरा के हैं, हमारी वॉल्ड सिटी के कुछ इलाके हैं, मुजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग के कुछ इलाके हैं,
कुछ इलाके कैंट के हैं, निश्टर टाउन तकरीबन सारा ही, अलामा इकबाल टाउन में कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जिनमें फैलाव बहुत ज़्यादा है, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। वी आर गोइंग टू क्लोज इट फॉर मिनिमम पीरियड जो है वो 2 हफ्ते का है, लेकिन इस दौरानिया में मुसलसल इसका जायजा किया जाएगा। अगर इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रही हुई तो फिर सोचेंगे कि उसको टाइम से पहले खोलें, वरना ये 15 दिनों के बाद इस इलाके में मजीद काम की इजाज़त मिलेगी। नाज़रीन, डॉक्टर साहबा की आपने गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि इब्तदाई तौर पर 15 दिन के लिए स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा, लेकिन उसके बाद हालात का जायजा लिया जाएगा और आइंदा का लाया अमल तय किया जाएगा। इसी पे हमने बात करनी है कि हालात कितने बिगड़ चुके हैं। ये 15 रोज़ का लॉकडाउन क्या पूरे लाहौर में होना चाहिए था, या फिर जो सिलेक्टेड लॉकडाउन किया जा रहा है वो भी फायदेमंद साबित हो सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर इरफान मलिक साहब हैं, मेंबर है आप कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर इसरार चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरकजी रहनुमा हैं आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद कासमी हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जाद साहब आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, पीएम में पहले रोज़ से कह रहा है कि लॉकडाउन होना चाहिए, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, आखिर फैसला हो गया है कि लॉकडाउन होने जा रहा है। ये तो स्मार्ट लॉकडाउन है, कितना बेनिफिशियल साबित हो सकता है? देखें, हम तो प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह जनवरी से हुकूमत वक्त को अपनी खिदमात भी पेश करते रहे और हमने अपनी एडवाइस भी इनको दी है। हमारा ये मार्च में इनको ये सिलेक्टिव या जिसे हम रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं, ये प्रपोजल इनके पास आया और हमने कहा हम वॉलंटियर भी करेंगे। और इसकी बुनियादी वजह ये थी कि साइंटिफिक स्टडीज़ में ये रिक्वायर्ड होता है कि आप पहले सबसे देखें कि कितनी आपकी एज तक इफेक्टिव कम्युनिटी है, पॉपुलेशन कितनी मुतासर है और हमने उसके मुताबिक कितने इंतजाम करने हैं, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं, आपके हॉस्पिटल्स के अंदर और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर कितना गैप है। सही। ये मार्च की बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 अप्रैल को जाके हमारी इस प्रपोजल को इन्होंने हमारे से हटकर इन्होंने लम्स और कुछ इस तरह के अपने जो जाती इनके जो तल्लुक में या हवाले गवर्नमेंट के हवाले से थे, उन लोगों की मदद से इन्होंने किया। हम कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अगर उसकी आपने सैम्पलिंग कर भी ली, 15 मई तक आपने फिर उसको जॉनसन पेंडेंसी में डाल दिया। वही रेड टेपिज्म, ये इमरजेंसी है, नेशनल हमारा डिजास्टर है और इसमें एनडीएम में हमने ऑलरेडी 245 के तहत आर्मी को इन्वॉल्व करके इसको डायरेक्टली इसके ऊपर लगा दिया। फिर 15 दिन का डिले, अगर ये तरीका और ये हमारा रवैया है तो इस तरह से हम समझते हैं कि ये तो बहुत ही इसको कैजुअली ले रहे हैं और इनकी एफिशिएंसी और इनकी जो संजीदगी है वो बहुत बड़ी क्वेश्चनेबल है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने इसमें बहुत ज़्यादा डिले किया है और बड़ा समझ, और ये मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरी तंजीम भी समझती है, इन्होंने हमारे लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में हमें धकेल दिया है। काज़मी साहब, कौन कौन से इलाके सील होने जा रहे हैं, प्लान क्या किया जा रहा है? अच्छा, सिदरा, ये भी अफसोस की बात है कि अभी तक ये ही नहीं बताया गया, क्योंकि लोगों ने तैयारी करनी होती है जहाँ एकदम आप किसी के घर के बाहर ताले लगा दें। 9 इलाके काज़मी साहब अभी तक सामने आए हैं, उनको क्या मुकम्मल बंद होगा क्या? देखें, तमाम टाउन्स के 2-4 इलाके हर टाउन के शामिल हैं। ये ज़हन में रखें कि लाहौर के अंदर जो तमाम टाउन्स हैं उसके हर टाउन्स के इलाके ज़रूर शामिल हैं उसके अंदर। अभी तक इलाके भी मेंशन नहीं किए गए और सोशल मीडिया पे बहुत बड़े रूमर चल रहे हैं कि ये इलाका है वो अलग। लोगों को उससे ज़्यादा परेशानी पैदा हो रही है कि जिनका इलाका शामिल नहीं है या जो एरिया शामिल नहीं है वो भी परेशान है कि हमारा इलाका या हमारा एरिया महल्ला, असल में ये छोटे छोटे गली महल्ले होंगे जिनको बंद किया जाएगा। तो इतने बड़े एरिए को मैं समझता हूँ कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि शुरू दिन से ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाए, और स्मार्ट लॉकडाउन की जो अहमियत है ना वो बहुत कम है इस कोरोना के मर्ज में, क्योंकि इसको इस वबा को और इसको फैलने से रोकना जो है ना वो बड़ी मुश्किल है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, डॉक्टर साहब बैठे हैं दोनों, कि जिसने इससे ज़्यादा एहतियात बरती है, बहुत ज़्यादा खौफजदा है, ज़हनी तौर पे इसका शिकार है कि मुझे कोरोना ना हो जाए, उसे ज़रूर हुआ। तो ये मसला है कि किधर से जाता है, कैसे फैलता है। यकीन करें कोई रिसर्च कहीं से समझ नहीं आ रही, कौन सा मास्क बेहतर है, कौन सा नहीं बेहतर, क्या सूरत हाल है। जहाँ तक इलाकों की बात है, इधर से लाहौर के चारों कोने और टोनों की तरफ से हरबंसपुरा है, शादबाग है, जो मैडम ने जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान किया कि उन्होंने टाउनें बताई हैं कि इन टाउन्स के अंदर हम कुछ इलाकों को बंद करेंगे,
और अभी तक ऑफिशियली लोगों को आगाह भी नहीं किया गया और ना ही मीडिया के अंदर ऐसी लिस्ट जारी की गई है कि आप इलाकों को लोगों को आगाह कर दिया जाए, ताकि लोगों ने जो अपनी तैयारी करनी है अपने हिसाब से भी कोई तैयारी कर लें। गवर्नमेंट उनकी हेल्प तो करेगी, लेकिन उनका बनता है फर्ज के वो अपने हिसाब से जिस तरह के उनके अपना रहन सहन। अभी जो फैसला चले देर से हुआ, लेकिन अभी इस फैसले को दुरुस्त करार दिया जा सकता है कि जो स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है इसका क्या आने वाले वक्त में फायदा होगा, कोरोना केसेस कम हो जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों के तवज्जुह से इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन करना है उनकी एफिशिएंसी तो खुल के सामने आ गई। उन्होंने तो 30 अप्रैल की जो हमारी रैंडम सैम्पलिंग जो साइंटिफिक स्टडीज थी उसको 15 दिन लगा दिए वजीर आला तक पहुंचाने के लिए, उस पर कोई एक्शन लेने के लिए। अब भी तो टोटल डिपेंडेंस इंतजामिया पे है। ये लोग तो सिर्फ बातों के शेर हैं, इनको इख्तियारात अगर ना हो तो ये तो हमारे नजदीक नॉन एग्जिस्टेंट है। इनको जब भी कभी ऐसा मुश्किल वक्त आया और कौम ने आजमाया है, इनका फेलियर सामने आया। ये आप देख लीजिएगा, जब तूफान के जरिए एंट्री हुई, इन लोगों ने ही वहां पर जो इनके अहलकार थे, नुमाइंदे थे, उन्होंने 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपया लेके लोगों को आने दिया। इन लोगों के हम डिपेंड नहीं कर सकते। ये स्मार्ट लॉकडाउन कैसे होगा? हमारे पास इतने हमारे पास इतनी नफर ही नहीं है। सही। ये आप किस तरह गली मोहल्लों को ब्लॉक करेंगे? ओवरऑल हम अगर एक तजिया करते हुए कहते हैं कि हमने असर के वक्त अपना रोजा तोड़ा है। हमारी प्रपोजल ये थी कि जिस तरीके से हम बहुत अच्छा जा रहे थे, अगर हम 3rd वीक ऑफ जून तक इसको कर्टेल कर लेते तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि हम भी दोबारा न्यूजीलैंड की तरह या चाइना की तरह अपने उसमें से रेडिकेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा तो अभी प्लेटू भी नहीं आया, हम मैक्सिमम पर भी नहीं पहुंचे। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन ये तो एक ऐसा है जैसे हम तशबीह देते हैं कि दूध के अंदर अगर आपने दही की छींट डाल दी तो पूरे का पूरा दूध खराब हो जाएगा। ये तो अब जिस आबादी में ये चले गए हैं, जिस आबादी में इनके लोग मौजूद हैं जो कैरियर्स हैं या जिसे हम कहते हैं सिम्टोमेटिक लोग हैं, उन लोगों से कैसे बचा जाएगा? क्योंकि हमने प्रायोरिटी ये कर दी कि आप माशियत और फिर उस पर जा रहे हैं, इंसानी जिंदगी की कदर मंजिलत आपने सालमी कर दी है कि लोग मरते हैं मर जाएं। हम हर्ड इम्यूनिटी का लाभ नाम ले लेके कौम को गुनाह कर रहे हैं। हम समझते हैं हर इंसान की जान कीमती है और हमारा पेशा उसके तकाजे ये है कि इंसानी जान जौन सी वो हमारी पहचान है, इसके बगैर डॉक्टर जौन सा। डॉक्टर साहब, इरफान साहब आपसे मैं सर जानना चाहूंगी कि अभी तक जो है वो हालात कितने बिगड़ चुके हैं अस्पतालों में, हमारे कितनी कैपेसिटी और ख़ासतौर पर शरह बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ पे। जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और पिछले 3 हफ्तों से अगर हम बात करें तो यही होता है कि जी हालात तो वैसे ही हैं जहाँ जैसे हम छोड़ के गए थे। किसी भी हॉस्पिटल को उठा लें और उसकी इमरजेंसी को विज़िट करें, आफ्टर 24 आवर तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक। डेथ भी ऑन राइज है। अनफॉर्चुनेटली अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिकली HDU कम है। मेरा फोकस शुरू से अब जो एक्सपीरियंस हमारा रहा कि वेंटिलेटर की शायद हमें इतनी ज़रूरत नहीं, उससे पहले स्टेप को हमें इन्हांस करना चाहिए, जिसको हम HDU कहते हैं। उसकी अवेलेबिलिटी कम है। लेट्स सपोज कि हम उसको इंक्रीज़ करते हैं तो क्या हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। बार बार पुश किया जाता है कि आप उसको एक्सटेंड करें, लेकिन जो HDU है ये हाईली स्पेशलाइज्ड सेंटर होता है। इसका ह्यूमन रिसोर्स, इसकी जो नर्सिंग स्टाफ है उसको उसके मुताबिक तरबियत देनी चाहिए, वरना तो HDU का वो बेनिफिट भी नहीं रहेगा। तो अभी तक तो कोई हालात सॉरी टू से कोई इतने हमें तब्दील होते नजर नहीं आए। पिछले 2-3 हफ्ते तादाद डॉक्टर साहब बढ़ रही है, जो बढ़ रही है। पेशेंट की तादाद बढ़ रही है। क्रिटिकल पेशेंट्स या नॉर्मल पेशेंट्स? क्रिटिकल। नॉर्मल पेशेंट तो अब आते ही नहीं हमारे पास। और अब पेशेंट भी जो है उसने वो इतना ट्यून हो गया कि वो 5-6 लीटर ऑक्सीजन घर पे मैनेज करता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम जब देखते हैं, बल्कि अभी अल्लाह से दे डॉक्टर साहब हमारे पास ऐसे हैं जो कि 10 लीटर तक घर पे मैनेज करते रहे। और अब वो जब हमारे पास आए हैं और तो वो आते ही हमें वेंटिलेटर पे डालना पड़ा। इसका मतलब है कि अब हमारे पास इतनी ऑप्शन नहीं है, डिस्पाइट कि हमने उन्हें प्लाज्मा भी दिया, टोसी भी दी, बाकी मैनेजमेंट भी की। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डिसीजन आपको शिफ्टिंग, अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से इन कॉन्टैक्ट हैं तो प्लीज़ उनके कहने पर आप कर लें। ये नहीं कि आप कहते हैं जी 5 लीटर मैं बेहतर हूँ, क्योंकि इसमें टर्म यूज़ हुई है इसकी मैनेजमेंट में हैप्पी हाइपोक्सिया, यानी ऐसा ऑक्सीजन का लेवल जिसमें लेवल आपका 80 पे भी होता है, मरीज कंफर्टेबल होता है। तो मरीज वो फीलिंग नहीं रखता जो हम नॉर्मली अपने दमे के पेशेंट में या COPD के मरीज में देखते थे कि उनका 88 से भी नीचे ऑक्सीजन लेवल जाता था, वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती थी। इसमें नहीं होती, 70 पे भी वो कंफर्टेबल होता है। तो लोग उसका क्लिनिकल कंफर्टेबल लेवल पे समझते हैं कि मरीज हमारा बेहतर हो रहा है। और ये 3 डेज इंपॉर्टेंट होते हैं जब पेशेंट इस क्रिटिकल लेवल पे आता है कि आपको डिसीजन करें, वो नहीं कर पाते और हमारे पास जब आते हैं तो इट्स ऑलरेडी टू लेट। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि आप सेल्फ मेडिकेशन से खास तौर पर कोरोना पेशेंट्स को मना कर रहे हैं। आप घर में तमाम तजुर्बात करने के बाद जब अस्पताल पहुंचेंगे तो यकीनी तौर पर एकदम से आपकी तबीयत क्रिटिकल हो सकती है। इसलिए अगर आपकी तबीयत खराब है, हल्के फुल्के भी आपको साइन एंड सिम्टम्स है,
तो सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाइए, अस्पताल में जाइए, चेक कराइए, उसके बाद आप मेडिकेशन करें। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जी फोकल पर्सन है वज़ीर-ए-आज़म के बराए कोरोना के हवाले से मामलात पे नज़र रखते हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि जो इलाके बंद किए जाएंगे IT की मदद ली जाएगी, प्रॉपर एक सिस्टम बना दिया जाएगा जिसके तहत ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि कौन कौन से इलाके हैं जहां से जितने जितने मरीज सामने आए हैं, तो अंदाजा हो जाएगा किन इलाकों को बंद करना है। उनकी जानिब से क्या कहा गया है, पहले वो देख लेते हैं। इस वक्त जो हमने हालात का जायजा लिया है उसके तहत ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि कुछ इजाफी तदाबीर करने की ज़रूरत है। उन इजाफी तदाबीर में SOPs की कंप्लायंस और उनकी रिस्पेक्ट करने के बाद सबसे जो बड़ी दूसरी एक अहम जुज़ है वो जगहें, वो कारोबार या वो रिहायशी इलाके जहां इस बीमारी का फैलाव ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है उसका तयन किया जाए। ऐसी तमाम जगहों को आम इस्तिलाह में आजकल हॉट स्पॉट्स का लफ्ज़ बताया जाता है। तो जो इंतज़ामिया है उसकी मदद के लिए, ताकि वो ये जान सकें कि ये ऐसे हॉट स्पॉट्स कहाँ हैं, एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और मॉडर्न तरीन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है पिछले कई हफ्तों में, और अब वो तैयार है। और उसकी मदद से, और ये मैं बताता चलूँ कि ना सिर्फ कि ये टेक्नोलॉजिकली यानी तकनीकी एतबार से बहुत एडवांस चीज़ है, बल्कि इस पे जो एपिडेमियोलॉजी के तमाम उसूल और कवानीन और तरीके हैं उसका इस्तेमाल किया गया। और उससे फ़ायदा ये होगा कि वो तमाम जगहें जहाँ से फैलाव ज़्यादा हो रहा है वो जगहों का तयन हो जाएगा, और इंतज़ामिया को आसान हो जाएगा कि वो उन जगहों में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो रुकावटें या बंदिशें हैं वहाँ ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तो वो उसको इस्तेमाल करके वहाँ जिसे कहते हैं टारगेटेड लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन जो हैं वो करने पाएंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। एक सॉफ्टवेयर तैयार हो गया है, ऑपरेशनल भी हो गया है। ज़रा इंतज़ामिया की क्या असेस है उस सॉफ्टवेयर तक कि उन्हें भी पता चल जाए कि आने वाले वक्त में हमने कौन कौन से इलाकों को बंद करना है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन यकीनी तौर पर इस तमाम मामले पर ज़रा इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होगी। हमें ज्वाइन किया जी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान मलिक ने, उनसे बात कर लेते हैं। इमरान मलिक, ज़रा इंतज़ामिया के पास कोई अहकामात आ गए वहाँ से कि कब से इलाके बंद किए जाएंगे, कौन कौन से इलाके हैं, कौन कौन से गली मोहल्ले हैं? देखिए, इस तरह इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ये पैनिक भी फैला हुआ है लाहौर में, क्योस फैला हुआ है। शहरियों को क्या, हर तबका ज़िंदगी के जो लोग हैं वो इस वक्त इसी बात पे बैठे हुए हैं, TV के आगे, लोगों के अपने मोबाइल्स के आगे, कि कौन कौन से इलाके और उनकी गलियां जो हैं वो उनको रेड जोन बनाया जाएगा। और इस वक्त की सूरत हाल जो है वो ये है कि 22 मार्च 2020 को जो है वो तकरीबन 2:30-3 बजे वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से शहर में जो है कोरोना वबा के हवाले से जो है इजलास किया गया, और पूरे पंजाब को जो है वो इत्माद में लिया गया। और उसके बाद 23 मार्च को वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बाकायदा जो है वो लॉकडाउन करने के अहकाम जारी कर दिए कि जी पूरे शहर को हम लॉकडाउन करेंगे, और जिस तरीके से लॉकडाउन करेंगे और SOPs पर अमल दरामद करवाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता साथ बता दिया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि 1 अप्रैल को जो है वो आपको याद होगा कि हमने रायवंड का दिखाया था कि 1 अप्रैल को रायवंड का इलाका सील कर दिया गया है। अच्छा, ये सूरत हाल चूँकि इस तरह की थी कि 7 दिन हो गए थे शहर लाहौर को लॉकडाउन हुए हुए, शहर की गली मोहल्ले शाहराएँ जो हैं वो सूनी हो चुकी थी, बिल्कुल वहाँ पे कोई भी दुकान नहीं खुली होती थी, और इनको लॉकडाउन करने में आसानी थी इलाकों को। अच्छा, उसके बाद पता लगा जी कि इसके बाद आपके नाम मुतअद्दिद इलाके सील करने शुरू कर दिए हैं, जैसा कि गुलशन रावी हो गया, मक्खनपुरा हो गया, शादबाग हो गया। जी। अच्छा, ये तकरीबन ये टोटल 36 इलाके बनते थे जो 1 अप्रैल को सील करने शुरू किए, और आपके 15 मई को जो है इसका लॉकडाउन खत्म किया गया, चूंकि ईद आ गई थी। ठीक है, अब जब से ही ईद खत्म होती है बाजार खुल जाते हैं, उससे पहले भी बाजार खुलते हैं। अभी की सूरत हाल ये है कि अभी आपका शहर में लॉकडाउन नहीं है, तो इसके लिए कल जो प्रपोजल दी गई, जब कल डॉक्टर साहिबा ने जो है वो ऐलान किया वज़ीर हेल्थ ने कि जी हम फलां इलाके सील करेंगे, मगर उनके सामने कोई प्रेजेंटेशन नहीं पड़ी हुई थी। उनके सामने एक ऐसा कागज़ था जिसमें इन राइटिंग पड़ा हुआ था कि ये इलाके होंगे। उन्होंने ब्रॉड दिखा दिया अपने नक्शे के मुताबिक कि ये इलाके होंगे। अब इलाके का मतलब जैसे हरबंसपुर है, हरबंसपुरा बहुत बड़ा इलाका है, और उसमें इतना बड़ा इलाका है कि आपके शहर की पुलिस भी लग जाए तो उसको लॉकडाउन नहीं कर
सकती। उसके दाखिली खारजी रास्ते, कोई गेटेड कम्युनिटी तो है नहीं हमारे पास पूरे शहर में। कुछ सोसाइटीज हैं जो गेटेड कम्युनिटी है, इनकी एंट्री और एग्जिट का रास्ता एक ही है, मगर आपके जो ये इलाके ये शहर के अंदर है। जिला इंतजामिया को प्लान मिला कोई? जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे आ रहा हूँ मैं। उसके बाद ये सारी सूरत हाल आ गई डिप्टी कमिश्नर लाहौर के पास, उनसे मेरी बात हुई और कल मेरी एक दफ़ा बात हुई क्योंकि पैनिक क्रिएट हो गया था। उसके बाद लोग जो है वो फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे और तमाम तर सूरत हाल जो है रात 12:30 बजे तक ऐसी ही रही कि लिस्ट तैयार हो रही है। उसके बाद कैप्टन उस्मान साहब ने भी मीटिंग की, उन्होंने इनको इलाके बताए जिसमें 81 इलाके शामिल थे। 81 इलाकों में शॉर्ट किया गया 60 लाखों तक। 60 लाखों में भी रात 12:30 बजे तक शॉर्ट किया गया 32 लाखों तक, ताकि ज्यादा लोग जहां पे हैं वहां पे लॉकडाउन किया जाए। अच्छा, इलाकों का मतलब ये नहीं है, इलाकों का मतलब है कि इसकी मुख्तलिफ पॉकेट्स, गलियां जो हैं वो सील की जाएंगी। अब ये सूरत हाल है कि इस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक के जेर सदारत इजलास चल रहा है और उसमें आपके तमाम जितने भी अफसरान हैं वो शिरकत फरमाए, जिसमें सेक्रेटरी हेल्थ हैं, कमिश्नर लाहौर है, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला है। अभी भी ये इजलास चल रहा है जिसमें इस 60 लाखों को कम करके 25 से 32 लाखों के दरमियान लेकर आना है और इन इलाकों की गलियों को किस तरह से रेड जोन में तब्दील करना है, किस तरह से लॉकडाउन करना है, किस तरह से इन इलाकों में रहने वाले। बात काज़मी साहब आपसे करनी है कि महकमे सेहत ने क्राइटेरिया क्या बनाया है? क्या कोई क्राइटेरिया सेट किया गया है कि एक गली मोहल्ले में इतने केसेस होंगे तो हम उसको बंद कर देंगे, और जब फिर बंद करेंगे क्या उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाएगा या फिर उनकी कोई टेस्टिंग होगी कि नॉर्मल लोगों को अलग किया जाए या फिर जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, साइन एंड सिम्टम्स वाले, उनको अस्पताल? प्लानिंग क्या है? जी, एसओपीज के मुताबिक सिदरा तो प्लानिंग यही बनती है जैसे आपने बताया कि जैसे ही वो इलाके को सील करेंगे उधर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो हैं वो उनकी लिस्ट पे होंगे। उसमें जो भी संजीदा होगा उसे वो एसओपीज के मुताबिक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, जो उधर होगा उसे होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, आइसोलेट कर दिया जाएगा। तो उनकी फैमिलीज़ के, अभी मैंने दोबारा ये सिलसिला देखा है इमरान खान के विजिट के बाद। कल एक मेरे दोस्त हैं, उनके चफसाई से टेस्ट हुआ था उनकी फैमिली के एक फर्द का, तो वो पॉजिटिव आया तो उनको कॉल आई है कि हम आपकी फैमिली के टेस्ट करना चाह रहे हैं बाकी फैमिली मेम्बरान। तो ये सिलसिला दोबारा से ये सख्ती की तरफ आ रहा है, चूँकि इमरान खान ने कहा है कि सख्ती करो, शायद यही स्मार्ट लॉकडाउन भी ये जो आज किया जा रहा है ये उसकी बड़ी वजह एक है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो तमाम एसओपीज पे इम्प्लीमेंट करने का उन्होंने सोचा हुआ है कि जिस इलाके में होगा उस सारे इलाके के जो है ना उसको किया जाएगा, रैंडम और स्मार्ट उसमें की जाएगी टेस्टिंग। तो मसला ये है कि अब सूरत हाल जो ये है वो ये है कि आप अपने पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर एचडीयू और आईसीयू के अंदर बेड्स नहीं हैं। लाहौर के अंदर अगर बात की जाए तो सिर्फ म्याऊ हॉस्पिटल के अंदर चंद बेड्स मौजूद है, चूँकि वो 650 से ज़ायद बेड्स उसने कोरोना के लिए मुख्तस किए हैं। मेरी एक और अपील है कि इस वक्त तमाम वार्ड्स खाली हैं, ना तो किसी का ऑपरेशन किया जा रहा है ना किसी को दाखिल किया जा रहा है, और तमाम वार्ड्स के अंदर सेंट्रल ऑक्सीजन का सिस्टम मौजूद है, उधर बेड भी मौजूद है। क्यों उनको तोसी नहीं दी जा रही, क्यों ऐसा हौसला पैदा नहीं किया जा रहा, बजट नहीं बढ़ाया जा रहा कि ये एक पूरा वार्ड खाली पड़ा है, सेंट्रल ऑक्सीजन है, लेटेस्ट उसमें इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो उसको आप आइसोलेट कर दें, उसको अनाउंस कर दें कि ये एचडीयू कॉलेजेस और अस्पतालों की जानिब एचडीयू के अंदर कोई इतने बड़ा मसला नहीं होता, उसमें सेंट्रल ऑक्सीजन का होना जरूरी है, सबसे अहम बात जो है। तो बाकी नर्सिंग केयर होती है वो तो अपने बाहर से देनी है, ड्यूटियां लगानी है, सारा कुछ करना है, लेकिन अफसोस की बात ये भी देखने में आ रही है कि कोई भी प्रोफेसर ड्यूटी करने के लिए तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, काज़मी साहब ने अस्पतालों की सूरत हाल भी बता दी है। क्रिटिकल पेशेंट जो सबसे ज़्यादा परेशान कुन वही मामला है कि जब पेशेंट क्रिटिकल हो जाता है उनके लिए सहूलियात नहीं है। अब ये जो स्मार्ट लॉकडाउन हो रहा है, अगर हो ही रहा है तो फिर गवर्नमेंट की इसमें क्या पॉलिसी होनी चाहिए, महकमा सेहत को क्या करना चाहिए कि चले कुछ कंट्रोल हो जाए? देखें, गवर्नमेंट को जो पहले दिन से अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए थी, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने उसको फेडरल गवर्नमेंट की डायरेक्शन के ताबे कर दिया। वहाँ पॉलिसी कुछ बनती थी, यहाँ लोकल हमारी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, यहाँ की एडवाइजरी कुछ थी, हम लोग एज ए प्रोफेशनल ने कुछ और सजेस्ट कर रहे थे। यहाँ तक मैं एक थोड़ी सी मतलब कि आउट ऑफ द बॉक्स एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि जब माजी में डेंगू आया था उस वक्त हुकूमत वक्त ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए इन तमाम प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज को पाबंद किया था कि आपने 100 रुपए में सीबीसी करना है। सही। और मैं ये समझता था कि शौकत खानम जैसा खैराती हॉस्पिटल जो कि प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टली अंडर वो था,
वहाँ इसको वॉलंटियर किया जाएगा कि हम अवाम उन्नास की सहूलत के लिए तमाम किट्स आपने जो बाहर से इम्पोर्ट की उसका बड़ा चंक चौंसा आपने शौकत खान को दिया। अगर खिदमत फाउंडेशन के लोग या इस तरह की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन 2000 में कोरोना का टेस्ट कर रही हैं, ये 11,500 पे अगर ये जरिया माश बनाते हैं खैराती हॉस्पिटल को और एक मिसाल सेट नहीं करते, बाकी लेबॉर्टरीज तो उसके देखा देखी और ज्यादा आगे बढ़ गई ना। उन्होंने तो बहाने के साथ इसको जरिया माश बना लिया, इनकम का जरिया बना लिया है। कौम एक क्राइसिस में है। और एक चीज जिसकी मैं और निशानदेही करना चाहता हूं कि इस स्मार्ट लॉकडाउन में ये जो इंतजामिया के लोग हैं, ये जो जबर और ज़हनी उसके तसल्लुत में होते हैं, इन्होंने अवाम उन्नास को जैसे माजी में घरों से उठाने की पॉलिसी बनाई थी, इस स्मार्ट लॉकडाउन में लोगों को फिर दोबारा इसी तरह से अनाई किया जाएगा, लोगों को इसी तरह नाराज किया जाएगा। मैं समझता हूं कि ये हमारे कौमी मसला है। पॉलिटिकल लोगों को और इंतजामिया को आगे आना चाहिए, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में लोगों को एनकरेज करते हुए इसमें शमूलियत के लिए राग़िब करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली माजी में भी और अब भी कि जिसके पास जो अख्तियार है वो आगे ट्रिकल डाउन करते हुए एक सफाई तक चला जाता है, और सफाई का जो क्वालिफिकेशन का लेवल है या उसके सोच का अंदाज है वो आप एक शरीफ आदमी की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो वो घर में रह के मरना पसंद कर लेता है, लेकिन आपकी सक्सेस में नहीं आता, आपकी इस कंट्रीब्यूशन का हिस्सा नहीं बनता, उसका पता ही नहीं लगता। मैं दावे से कहता हूं 60-70% हुकूमत के रवैये की वजह से लोग अपने आप को डिक्लेयर ही नहीं कर रहे कि उनके पास पॉजिटिव आया है। वो इन लेबॉर्टरीज के पास नहीं जाते और वो ये अज्यूम कर चुके हैं अगर अल्लाह ताला ने मौत देनी है तो फिर इस जलालत से जो इस अस्पतालों में और उससे पहले के दौर में जो होती है डॉक्टर साहब, लेकिन ये अस्पतालों का जो पूरा निजाम सर ये खराब हुआ है, ये कोई 1-2 दिन 1-2 महीने 1 साल की कहानी नहीं है, ये तो सदियों से हमने मैं ये समझता हूँ कि हम बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में है। ये एक कौमी सानिया है, एक हमारा मुल्की सतह का वो था और हम समझते हैं कि इमरान खान की लीडरशिप में ये सारी चीजें उस डायरेक्शन में चल पड़ेंगी। वेरी अनफॉर्चुनेटली अब उनके घर से आगाज होता है कि वो 11,500 में कोरोना टेस्ट कर रहे हैं और जितनी बाहर से किट्स आती हैं वो मेन चंक उनके पास जा रहा है। अगर वो वहां मिसाल सेट करते और अपने इंतजामिया को पाबंद करते कि ये जबर ध्वंस और ये घरों से उठाने का, शरीफ आदमी की पगड़ियां उछालने का, गवर्नमेंट की क्या डायरेक्शंस होनी चाहिए थी और क्या डायरेक्शंस हैं या फिर आने वाले वक्त में क्या उनको रास्ते अपनाने चाहिए कि कोरोना से हमारी जान छूट जाए। बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आज से लाहौर के कौन कौन से इलाके बंद कर दिए जाएंगे और स्मार्ट लॉकडाउन का फ़ायदा क्या होने वाला है, इन तमाम मामलों पे बात हो रही है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए सर कि इस वक्त जो अस्पताल हैं उनकी क्या सूरत हाल है, और अद्वियात का एक बहुत बड़ा मामला है, हाई कोर्ट तक ये मामला पहुँच चुका है कि या तो अद्वियात जो कोरोना पेशेंट्स के लिए WHO रिकमेंड कर देता है वो मार्केट से गायब हो जाती है या वो ब्लैक में मिलने लगती है। तो बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि हमें अगर फॉर एग्जांपल एक आध दिन पहले पता लगता है कि ये मेडिसिन जो है इसका इस स्टडी में एक अच्छा रोल है, और बाय द वे अब तक रिकमेंडेशन में सिर्फ एक एंटीवायरल है और एक ओरल एंटीवायरल अप्रूव हुई है। मैं अभी आपको बताऊँ, वो भी इमरजेंसी बेस्ड पे। रिकमेंडेड ट्रीटमेंट अब तक हमारे पास, जिसको हमने बड़ा हाइप क्रिएट की कि ये जो टोसिलिज़ुमैब है, जिसको एक्टेम्बरा भी कहते हैं, ये यूज़ करने से लाइफ सेविंग होती है, दिस इज़ नॉट ट्रू। ये अभी ट्रायल चल रहा है इसका। तो वो जब हम तक पता लगता है, वो शाम तक वो चीज़ मार्केट से भी आउट होती है या वो ब्लैक में सेल हो रही होती है। दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंगली, इतना क्विक रिस्पांस मैंने किसी जगह पे नहीं देखा जितना हमारी सोसाइटी इस पर रिस्पॉन्स दे रही है। अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, देखिए आप नहीं कोप कर सकते। हमेशा आप लोग मीडिया मुझसे बार बार ये जब सवाल पूछते हैं ना, इससे मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये सवाल वैसे टेक्निकली बनता ही नहीं है। इन एंड आउट आपका नहीं बैलेंस हो सकता। आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, आप उसको टोटल हॉस्पिटल में टैकल कर सकते हैं। आपको स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे ऑफ द रिकॉर्ड हम बहुत सी बातें जो कर रहे हैं, दीज आर द गुड डिसीजंस कि आप किन पेशेंट्स को किस वक्त कहाँ रखेंगे, और उसका एक लॉगरिदम अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस बेस्ड बनाएं। डॉक्टर्स के लिए अभी तक जो गाइडलाइन दी जाती है या फिर जो स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है कि पेशेंट्स को किस तरह से डील करना है, इस कंडीशन के पेशेंट्स को ये मेडिकेशन देनी है, इनको ऐसे रखना है, इनको ऐसे, आपको क्लियर है? देखिए, मैं अपनी स्पेसिफिकली अब बात करता हूँ। मैं इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट बाहर जहाँ पे भी जा रहा हूँ मैं अपने प्रिंसिपल प्रोफेसर सरदार अल-फरीद ज़फ़र और अपने MS साहब को देता हूँ, को, जिन्होंने स्पेसिफिकली मुझे, क्योंकि मैंने मोस्टली डिज़ाइन की इन कोलैबोरेशन विद माय फ्रेंड्स जो कि USA में थे। इस अदारे ने कि कोई फाइनलाइजेशन किसी चीज़ को किया नहीं किया, उन्होंने मुझे अलाउ किया कि जी आप इस ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी प्लान करें। आई कैन शेयर दैट डॉक्यूमेंट विद यू पीपल। वो हमने बनाया कोई अप्रैल के एंड में,
ठीक। और अब तक की जो फाइनल रिकमेंडेशन जो SIAC जिस तरफ लेके जा रहा है अब तक वो तकरीबन उसके क्लोज आ चुकी है। ठीक। सो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे मैं कहने लगा हूँ। मुझे 12 इख्तलाफ ये रहा कि जब आप हमें रिकमेंडेशन देते हैं तो हम रिकमेंडेशन उन्हीं लोगों से ले रहे हैं जो हमारे साथ उसी स्टेज पे मरीज देखना शुरू हुए। तो क्या हमें उनसे रिकमेंडेशन लेनी है या कुछ ऐसा वर्किंग ग्रुप हमारा होता जो हमारे दोस्त बाहर बैठे हैं जो पिछले 2 महीनों से हमसे पहले मरीजों को देख रहे हैं, तो शायद उनका इनपुट हमें बेहतर देता। मैं आपको स्ट्रेटेजिकली बताऊं कि हमारा एचडी और आईसीयू का जो आउटकम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इज अ लॉट बेटर। उसमें हाई फ्लो नेजल कैनुला, उसमें एक्टरमा का यूज, उसका क्राइटेरिया हमारा अपना डिफाइंड है जो कि मोस्टली यूएसए बेस्ड। यानी इसका मतलब है हर अस्पताल का अलग से देखिए बात ये हुई कि मैं बताता हूँ लोगों में कुछ शाइनेस थी। जैसे हमने अब तक जो दिया है टोसिलिज़ुमैब वो 44 पेशेंट को दी है, किसी भी पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में भी इतनी नहीं दी गई, विद एविडेंस बेस्ड के हमारा ये एक्सपीरियंस रहा। पहले 7 दिन पेशेंट का, फिर ये रहा, इसको मॉडिफाई किया। हाई फ्लो नेजल कैनुला आपके पास इस वक्त पब्लिक सेक्टर में सबसे ज्यादा है हमारे पास अवेलेबल 5, किसी और के पास है नहीं। अब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग जो सीनियर लोग हैं जब तक वो इसमें इन्वॉल्व हो के एक्सपीरियंस बेस्ड स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे तो बिलीव मी हम इसका आउटकम बेहतर नहीं कर सकेंगे। और मैं आपको एक क्लियर बात बताऊं, इट ऑल डिपेंड ऑन द मेडिकल मैनेजमेंट। आउटकम मेडिकल मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, वेंटिलेटर पे डिपेंड नहीं करता। ये जो कंसेप्ट है हमें कॉल आती है कि सर वेंटिलेटर अवेलेबल कर लें, वेंटिलेटर मीन सेंटेंस टू डेथ, के उस बंदे का वेंटिलेटर से आउटकम अभी तक हमारे पंजाब में ना होने के बराबर है। तो हमें अपनी मेडिकल मैनेजमेंट को फोकस करना है। उन ड्रग्स को जिसको रिकमेंड किया जाता है, मेरी सब अदारों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो कंसल्टेंट रैशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी रिकमेंडेशन को विद सम स्टडी पर्पस उनको रिकमेंडेशन में लाया जाए। डिसीजन लेट हो जाते हैं। हम टोसिलिज़ुमैब की बात कर रहे थे, उससे पहले हमने एक मिथाइल प्रेडनिसोलोन एक ड्रग है उसका ट्रायल दिया, दैट आई कॉल दैट ड्रग एज अ पुअर मैन टोसिलिज़ुमैब, कि वो वही इफेक्ट कर रही है जब हमारे पास टोसिलिज़ुमैब नहीं था। फिर प्लाज्मा को एक कंट्रोवर्सी बना दिया गया, हमने प्लाज्मा अब उस वक्त दिया जब अर्ली डिजीज होती है, वी आर सीइंग द आउटकम। तो प्लीज जो लोग प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, उनसे राय ली जाए या उनसे राय ली जाए जो 2-3 महीने पहले इस डिजीज को टैकल डील कर चुके हैं। ठीक, एक्सपर्ट्स की राय शामिल करने के बाद ही डॉक्टर्स की जानिब से भी थोड़ा शिकवा आ रहा है कि अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ ये लोग कोलैबोरेट करके मरीजों का इलाज कर रहे हैं। नाज़रीन, स्मार्ट लॉकडाउन के बाद सिलेक्टेड लॉकडाउन होने जा रहा है, गलियां सील होंगी या सड़कें या फिर कारोबार मराकज बंद होने जा रहे हैं। आज अहम फैसले हो जाएंगे। इमरान, ज़िला इंतज़ामिया का क्या प्लान है? पुलिस भी साथ मिलकर काम करेगी? कितने पुलिस एहलकार तैनात होंगे? क्योंकि जो पहले हमने स्मार्ट लॉकडाउन देखा था कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी, सिर्फ टेंट लगा के गलियां बंद हुई, वहाँ कोई पुलिस एहलकार नहीं था, दूसरे मोहल्लों के लोग भी आ रहे थे, यहाँ के लोग वहाँ भी जा रहे थे। देखिए इसी तरह बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। और इस वाले से मैं आपको पहले बताऊं कि एक गली में अगर 10 से 15 के दरमियान मरीज़ आ जाते हैं कोरोना के और उनके टेस्ट पॉजिटिव होते हैं और हुकूमत के पास इसका डाटा मौजूद होता है, तो उस गली को और उसकी मुल्हिका गलियों को 4, 5, 6 गलियों को लॉकडाउन किया जाता है। और उसके बाद जो है मोबाइल वैन जाती है और वो पूरी गली के टेस्ट करती है, जिस तरह से पहले एक सूरत हाल थी और अभी भी ऐसे ही होगा। फिर वो 14 दिनों में उनको क्वारंटाइन करेंगे। अगर इससे मजीद इनको टाइम दरकार हुआ तो ये करेंगे। ये आपने पहले एक सवाल पूछा था, उसका मैंने जवाब दिया आपको। अब डॉक्टर साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की है कि जब तक राय नहीं ली जाएगी, जब तक हमारे साथ मेल जोल नहीं रखा जाएगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह ज़िला इंतज़ामिया को जो अहकामात डायरेक्शंस आती हैं उसके ऊपर उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवाना होता है। इनके पास जो फोर्सेस होती हैं जिसमें पुलिस आ जाती है, इनके पास अपनी मैन पावर होती है, ये उसके जरिए सारा काम करते हैं। और इसके साथ साथ इनके पास इम्प्लीमेंटेशन पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या हमारे पास अफराधी कुव्वत कम है कि हम उस तरह से बेहतर अंदाज से इम्प्लीमेंट ही नहीं करवा पाते? देखिए इसी तरह एक्चुअली अगर तो हुक्मनामा आगे ऐसे ही चला जाए जैसा कि जाता है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना भी आसान हो जाता है। अब सूरत हाल ये है कि कैबिनेट कमेटी में ये आज के इजलास में फैसला क्यों होएगा, क्योंकि वो सियासी लोग भी बीच में बैठे होंगे, सरकारी भी बैठे होंगे, सबसे राय ली जाएगी, जी हम करने लगे हैं, आपको मंजूर है, रजामंदी का इजहार करवाया जाएगा। उसके बाद चूंकि बाद में कोई ना कहे कि जी मेरा इलाका खोल दें, मेरा इलाके को बंद किया हुआ है। अब ये सूरत हाल होती है कि फर्ज करते हैं कि हरबंसपुरा का इलाका है कलंदरपुरा, वो वहाँ पे एक अच्छी सियासी शख्सियत रहती है, ठीक है, वहाँ पे अगर उसकी कॉल आएगी कि जी फलां लोगों को यार इनको थोड़ा सा ना आपने ना पोलाइट रखना है, इनके साथ सख्ती नहीं करनी, तो पुलिस वाले क्या करेंगे, इलाका थाना भी तो उधर का ही है। अब वहाँ पे उन्होंने करना क्या है, खारदार तारे लगा दिए उस गली की एंट्री एग्जिट पे।
अच्छा और वहाँ पे सारा दिन खड़ा रहना भी बहुत बड़ी ड्यूटी है। 8 घंटे आपने खड़े रहना है, 8 घंटे की ड्यूटी, फिर शिफ्ट चेंज होनी है, फिर रात को शिफ्ट चेंज होनी है। अच्छा, इसके साथ हाँ अब देखें 42 टेम्परेचर भी आ गया है। देखें पहले के लॉकडाउन में और अब के लॉकडाउन में काफी फर्क होगा। वहाँ पे आपने कैटरिंग भी करनी है ताकि लोगों को ना पता चले कि अंदर क्या हो रहा है, किस सूरत हाल में लोगों को चलाया जाए। अब ये है कि लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी होगी, जिसको बहुत जरूरी काम होगा या किसी के घर में कोई मरीज हो जाता है, किसी को टाइफाइड हो जाता है या किसी और बीमारी में मुबतला हो जाता है, उसके लिए हंगामी सूरत हाल में वहाँ पे उनके लिए सहूलत पैदा की जाएगी। मगर इसके साथ साथ मकसद इनका ये है हुकूमत का कि स्मॉल लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाहौर में जो ये परेशानी आई हुई है, कोरोना के मरीज तेज़ी से आ रहे हैं, इनको रोका जाए। और कोरोना के मरीजों को रोकने का बेहतरीन हल ये है कि 14 दिन जो है क्वारंटाइन रखें। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँ, हुकूमत की तरफ से 5 के 5 जहाँ पे 2,500-3 हज़ार मरीज आ सकता था, क्वारंटाइन सेंटर बंद कर दिए हैं। ठीक है, जिसमें काला शकाकू है, जिसमें ठोकर न्याज बेग है, जिसमें लाहौर यूनिवर्सिटी है, और इसके साथ साथ यानी कि निश्तर पाक कज़ाफी स्टेडियम है। अब यहाँ पे 2,500 से 3 हज़ार बंदा रहता था, यानी कि मरीज आते थे, उनको क्वारंटाइन किया जाता था। सवाल का जवाब जो है हमने काज़मी साहब से लेना है, क्योंकि अगर इन इलाकों में मौजूद लोगों की टेस्टिंग का आगाज हो गया तो यकीनी तौर पर एक बार फिर से महकमा हेल्थ का जो हमारा सिस्टम है उस पर एक बहुत बड़ा बोझ आएगा। ऐसे मरीजों का जिनको अस्पताल शिफ्ट करने की या फिर उनके घरों में अगर क्वारंटीन की जगह नहीं होगी तो ऑब्वियसली फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि उनको किसी अलग जगह पर क्वारंटीना की जगह दे दी जाए। कैसे मुमकिन होगा, सज्जाद साहब आपसे मैंने जाना है, लेकिन पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि अभी आज फैसला हो रहा है, जबकि ये मैं बात पिछले हफ्ते से सुन रही हूँ कि लाहौर में एक बार फिर से लॉकडाउन होगा। वज़ीर आज़म साहब हफ्ते को लाहौर आए थे जब उन्होंने कह दिया कि पूरा लाहौर नहीं बंद होगा, पंजाब बंद नहीं होगा, सिलेक्टेड लॉकडाउन कर ले। आज मंगल है, अभी तक फैसला नहीं हो पाया कि कौन से इलाकों को बंद करना है। फिर ये सियासी शख्सियात वाला मामला, ये महकमा सेहत का डिसीजन होना चाहिए या फिर हर बंदे को आपने पूछना है कि भाई यहाँ पे खतरा है, हम कुछ करें या ना करें? देखिए, हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि सूबाई और वफाकी जो वजीर हैं वो दोनों ही डॉक्टर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों की राय जौन सी है वो मुझे लगता है कि कहीं जाकर फिसल आउट हो जाती है। जैसे मैंने एक आपसे गुजारिश की थी कि हमने मार्च में ही इनको कहा था कि रैंडम सैम्पलिंग करें। ये जो लोग एपिडेमियोलॉजी को पढ़ते हैं या मेडिकल साइंस को समझते हैं, ये सबसे बड़ा हथियार होता है। जब आप अपना हथियार खुद से ना इस्तेमाल करें, अगर हमारे यहाँ उसका हमने इस्तेमाल कर लिया और कैबिनेट में और सूबाई हुकूमत की तरफ से या वफाकी हुकूमत की डायरेक्शन पे उसको उन्होंने पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे सेट असाइड कर दिया। अब एक सीधी सी बात है, जिन इलाकों को आप इतनी जगह से क्वारंटाइन कर रहे हैं या हम कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन में लेके जा रहे हैं, वहाँ पर हम रैंडम सैम्पलिंग करवाएं। आपको अंदाजा हो कि जिस इलाके को आप जाके सील करना चाहते हैं वहाँ की एक्चुअली सिचुएशन क्या है। जब आप किसी इलाके में जाते हैं, या हम कहते हैं खुदा न खास्ता मैं गलत मिसाल देता हूँ, जब दुश्मन से लड़ाई की तरफ जाते हैं सबसे पहले हम उसकी असेस करते हैं कि उसका हुजम क्या है, उसकी ताकत क्या है, हमारी क्या कैपेसिटी है, हमारी कैपेसिटी क्या है। हम इस वक्त पंजाबी के अंदर अन्नेवाह फैसले करके कमदे पीछे लग गए, इसका नतीजा क्या होगा? हमें आगाज से इसके समझ, जो मेडिकल साइंस समझते हैं, इट्स अ फेलियर। हम अपनी जो मेडिकल ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी एहसास कर रहे हैं। हमारे जो रिसोर्सेज हैं वहाँ रिपीटेडली जब आप वहाँ की जो एक्सपर्टीज हैं वो कुछ चीज़ों को अपने हाथ सेटल करके बैठती हैं, लेकिन जिनकी वो सबऑर्डिनेशन में है वहाँ से जब उनको ओवरराइड किया जाता है तो वो दिल बर्दाश्त तो होती हैं। फिर हमें ये सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहबान जॉन से ना वो अब कहते हैं कि हम वहाँ नहीं आते। जब हमारे प्रोफेसरियल स्टाफ का बाद जो वो लोग वहाँ जिनकी जिम्मेदारी है उनको आप किसी खातर में ही नहीं ला रहे, वहाँ उनको इंस्ट्रक्शन पास की जा रही है। कौन? जो नॉन टेक्निकल लोग हैं, जिनको आपने साहिब इख्तियार बनाया हुआ, जो साहिब इख्तियार बनाया हुआ, वो इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं और उनका लबो लहजा इतना कुरख्त होता है, इतना सख्त होता है कि मैं समझता हूँ कि इस कौमी अलमिया के अंदर बजाय लोगों को हम अपने हमनवा बना के उनको हम खूबसूरती और मोहब्बत के साथ लेकर चलें कि ये एक लड़ाई है जो हम एज ए नेशन लड़ना चाहते हैं, ऐसा हमें कहीं देखने को नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली हर शख्स ने इसमें पूरे का पूरा रोल अदा किया है। वो अद्वियात की यहाँ जरूरत की ब्लैकमेलिंग कर लें या प्राइवेट हॉस्पिटल्स का लाख सवा लाख रुपया एक दिन का चार्ज करना, या इवन जैसे मैंने पॉइंट आउट किया बहुत खुलकर सामने आई है इस तमाम। देखिए, मैं ये सारी चीजें समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें बहैसियत कौम जो लोग इस वक्त साहिब इख्तियार हैं, खासतौर पर जो इलेक्टेड लोग हैं, उनकी तरफ से हमें कोई पॉलिसी डिसीजन आने चाहिए जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक नहीं आए। काज़मी साहब,
क्या है प्लान महकमा सेहत का? अब इलाके तो बंद होंगे, एक बार फिर से रैंडम सैम्पलिंग होगी, वहाँ पर लोगों के सैंपल लिए जाएंगे। जिन लोगों के पास घर में जगह नहीं है क्वारंटीन होने की, उनको कहाँ रखा जाएगा? जी सिद्रा, इसके लिए जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा जगह है हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है। मसला क्रिटिकल का है। क्रिटिकल पेशेंट को वो खुशकिस्मत होगा जो ये इलाके बंद करने चाह रहे हैं। अगर वो घर के अंदर मुकीद है, क्रिटिकल है, ऑक्सीजन पे है, तो उसको खुशकिस्मती से उसको प्रोटोकॉल मिलेगा और हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएगा। जगह भी बनानी पड़ेगी उसके लिए, ज़रूरी है पब्लिक हॉस्पिटल। और दूसरी तरफ मैं खौफ था ना काज़मी साहब, लोग नहीं जा रहे थे अस्पताल में, अब तो जब जाना पड़ेगा, जब गवर्नमेंट को टेस्ट करेंगे और पता चलेगा कि इनकी तबीयत सिद्रा उन इलाकों में जाना पड़ेगा ना जहाँ पे ये बंद कर रहे हैं। हाँ। जिस इलाकों में ये स्मार्ट लॉकडाउन कर रहे हैं गली मोहल्ले में, वहाँ इनको पता चलेगा कि ये घर के अंदर क्रिटिकल पेशेंट है। और रोज़ाना मैं समझता हूँ कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हर मोहल्ले, सोसाइटी के अंदर, गली के अंदर एक घर में क्रिटिकल पेशेंट ज़रूर मौजूद है। इतनी सूरत हाल। आपने डॉक्टर ताउर मान की कल बात सुनी, उसने कहा डेली 500 से 1000 बंदा मर रहा है कोरोना से, लेकिन हमारे पास जो है वो दादोशुमार कम है। हम वो काउंट कर रहे हैं जो हॉस्पिटल में चल के आ जाता है। और बहुत सारे हमारे डॉक्टर गवाह हैं कि जो कोरोना के पेशेंट को, क्रिटिकल को नजरअंदाज करके कह रहे हैं कि इधर नहीं उधर चले जाओ। वो किसी गिनती में नहीं आते, वो रास्ते में मरता है या घर में मरता है, वो किसी गिनती में नहीं आ रहे। और अभी तक हमें बदकिस्मती से, मैं फिर कहेंगे आप गवर्नमेंट से गिला करते हैं, तदफीन से लेके प्लाज्मा तक, मेडिसिन तक, किसी के अंदर भी जो है वो ऐसा रोल अदा नहीं किया गया कि मरीज को उसकी सहूलत मिल सके। लोगों की बेहिसी की इंतहा हो चुकी है, वो अपना जो प्लाज्मा है वो डोनेट करने के बजाय उन्होंने उनके पैसे लेना शुरू कर दिए कि हम तो बेचेंगे। बस ऐसे अनासर शामिल हैं लोगों को। आपने काउंसलिंग ही नहीं की, आपने जो एक्सपर्ट्स भी तो शामिल है ना, प्लाज्मा कोई दे देना कोई एक बंदे का काम तो नहीं है कि इस पे काउंसलिंग करनी चाहिए थी कि आपको देखें, जब पेशेंट दाखिल था, सेहतमंद होके जा रहा है वापस, उसको तो धक्का दे के घर भेजा गया। उससे बैठ के गुफ्तगू करते, उससे काउंसलिंग करते कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम आपको बुलाएंगे, उससे पता चलता कि मेरी कोई जरूरत है गवर्नमेंट को। मैं काजी साहब से एक ये बात थोड़ा सा करूँगा। काजी साहब, जब बंदा हालते जंग भी होता है ना, तब काउंसलिंग की कोई जेहन में भी नहीं आती। लीडरशिप की जरूरत होती है। देखिए, यहाँ पे ईमान ताज़ा करने की ज़रूरत होती है। अब वो कौमें हमेशा आबाद होती हैं, वो कौमें हमेशा ज़िंदा रहती हैं जो अपने ईमान की ताजगी के लिए अपने लोगों को सामने लेकर आती हैं। इमरान मलिक, मेरा ख्याल है अगर हमारे ईमान ताज़ा हो जाते हैं, हम इस वक्त कितनी खतरनाक सिचुएशन। पहले तो आपको ये सबूत देना पड़ेगा, हम कौम बने नहीं, हम कौम कैसे कहते हैं। मैं कमेंट करना चाहता हूँ, बात हो रही है, बिल्कुल सजाद साहब से मैं 100% एग्री करता हूँ। कल हमारी इस पे मीटिंग हुई है प्लाज्मा डोनेशन सोसाइटी के नाम से। वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश अ सोसाइटी। 48 आवर के अंदर हमने उसके सारे एसओपीज डिफाइन करने। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही ये था कि जो प्लाज्मा देना चाहता है उसके भी तो कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे साथ। तो वाई नॉट के जो नर्सिस एसोसिएटेड लोग हैं उनको, यंग नर्सिस को एक आध को बता दिया जाए, जो यंग डॉक्टर्स हैं उनको बता दीजिए, कंसल्टेंट को बता दिया जाए, उनकी स्मॉल ग्रुप गैदरिंग करके इनको थोड़ी अवेयरनेस दी जाए। तो ये अवेयरनेस यकीनी तौर पर हर मामले में बहुत ज्यादा जरूरी एडिशन कर देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। इमरान मलिक, डॉक्टर साहब आपका भी, सजाद काज़मी साहब आपका भी। आज से इलाकों को बंद तो किया जाएगा, लेकिन कल सूरत हाल क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से इलाकों में बंद किया जा रहा है इलाकों को, और फिर सबसे अहम बात कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करवाया जाएगा, कौन से इलाकों को उन इलाकों से बाहर जाने की इजाज़त होगी या फिर कौन कौन से कारोबार खोलने की इजाज़त होगी। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल सुबह 9:05 पर मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में, नेक हवालों में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।